हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन वाला चैप्टर कौन सा है, तो वो आप एक ही नाम बताएंगे, वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे गे-लुसाक्स लॉ पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, एवोगाड्रो लॉ पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछता है न्यूमेरिकल के थ्रू, और साथ साथ में स्टोइकियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो भर भर के न्यूमेरिकल जिस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं वो है क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का यही चैप्टर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे जितने भी मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री में जितने भी टॉपिक है बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और वो ऐसी बेहतरीन अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो स्टोइकियोमेट्री का हो, परसेंटेज कंपोजिशन का हो, एम्पिरिकल फार्मूला का है, गे-लुसाक्स लॉ का हो, एवोगाड्रो लॉ का हो, वो 10 सेकेंड के अंदर हो जाए। डिटेल कॉन्सेप्ट में तो हम बात करेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक के एंड में मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप आसानी से उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि गे-लुसाक्स लॉ अगर है तो वो क्या है। तो आज की बात हम केवल और केवल फोकस रहेंगे गे-लुसाक्स लॉ पर, समझेंगे क्या स्टेटमेंट है गे-लुसाक्स लॉ का, क्या सिग्निफिकेंस है गे-लुसाक्स लॉ का, किसके लिए है, क्यों है, कहां पर रियल लाइफ में एप्लीकेशन इसका मिलता है, और सबसे जरूरी बात कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे और न्यूमेरिकल पहचानेंगे कैसे कि ये गे-लुसाक्स लॉ का है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ का कहना यह है, पहली बात तो गे-लुसाक्स लॉ जो रिलेटेड है वो एक गैसेस से रिलेटेड लॉ है। ये एप्लीकेबल है केवल गैसेस पर, ठीक है, केवल गैसेस पर। कैसे, क्या कहते हैं ये, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी गैसियस रिएक्शंस पर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी गैसियस रिएक्शन करवाई, और गैसियस रिएक्शंस अगर करवाई और इतना समय अगर उसमें स्पेंड करा है किसी व्यक्ति ने, तो वो कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा है, कुछ सार निकालना चाह रहा है, कुछ कॉमन चीज निकालना चाह रहा है जो बहुत सारी ढेरों गैसियस रिएक्शन में दिखाई दी इसको, और जो सार कंक्लूसिव एविडेंस जो दिखाई दिया गे-लुसाक्स को, उसी से उन्होंने लॉ दिया गे-लुसाक्स लॉ। लॉ का स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, वो ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बहुत आसान तरीके से आपको बताऊं तो ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, नाइट्रोजन की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ और बन रहा है अमोनिया। क्या बन रहा है? अमोनिया। अभी अगर कुछ समय के लिए इसको हम हटा दें, ये नंबर्स को अगर हम हटा दें, तो जब इन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई और उससे अमोनिया का फॉर्मेशन करवाया, तो इन तीनों के अमाउंट में जो रिलेशन इन्होंने सेटअप करा, जो रिलेशन का कंक्लूजन मिला, एविडेंस मिला, वो ये मिला कि सबसे पहले इन्होंने क्या रिएक्शन करवाई कि 20 लीटर नाइट्रोजन एक कंटेनर मिली, उसमें 60 लीटर हाइड्रोजन डाल दिया, तो उससे बना 40 लीटर अमोनिया। फिर इन्होंने नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया, 30 लीटर कर दिया। जब 30 लीटर कर दिया तो अब 90 लीटर हाइड्रोजन लगी 60 लीटर अमोनिया बनाने में। इसी तरीके से जब 50 लीटर नाइट्रोजन कर दिया तो देखा कि हाइड्रोजन का अमाउंट 150 लीटर लग रहा है और उससे 100 लीटर अमोनिया बन पा रही है। या 150 लीटर हाइड्रोजन लिया तो उसके लिए 50 लीटर नाइट्रोजन लग रहा है, 90 लीटर हाइड्रोजन लिया तो उसके लिए 30 लीटर नाइट्रोजन लग रहा है, 60 लीटर हाइड्रोजन लिया तो उसके लिए 20 लीटर नाइट्रोजन लग रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग 40, 60 और 100 लीटर अमोनिया बन रही है। इसी तरीके से इन्होंने और बहुत सारी रिएक्शंस करवाई, कंबशन रिएक्शंस करवाई, हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन करवाए, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के वाटर बनाया, हाइड्रोजन और क्लोरीन की गैस रिएक्शन करवा के HCl बनाया, और ना जाने कितनी रिएक्शंस करवाई, और उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर यह पाया कि अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, तो इस पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1:3:2।
यहां पर भी अगर वही काम करते हैं तो यहां पर भी रेशियो आ जाएगा 1:3:2। यहां पर रेशियो देखें तो 1:3:2। तो जितनी बार इन्होंने रिएक्शन करवाई, लेकिन क्या चीज इन्होंने फिक्स रखा, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस अगर रूम टेम्परेचर पर ये करवा रहे हैं और 1 atm प्रेशर पर करवा रहे हैं, तो जब इन्होंने 20 लीटर लिया था तब पर भी यही टेम्परेचर यही प्रेशर था, 30 लीटर लिया तब पर भी यही टेम्परेचर यही प्रेशर रहा, 50 लीटर लिया तब पर भी यही टेम्परेचर और यही प्रेशर रहा। यानी टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करके बार बार अमाउंट जब ये इन्होंने चेंज करा, तो चेंज करने के बाद एक चीज ये कॉमन पाई कि अगर सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो वो ये है कि वो हमेशा 1:3:2 आ रहा है, इररिस्पेक्टिव कि आप ये अमाउंट क्या ले रहे हैं। रेशियो हमेशा इनके अमाउंट का जो रेशियो यानी इनके वॉल्यूम का जो रेशियो आ रहा है वो एक सिंपल होल नंबर, ये देखो 1 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और ये सिंपलेस्ट है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया। तो इनके उन्होंने देखा कि गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं वो अपने वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं, और उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। यही इन्होंने ऑब्जर्व करा, और यहीं से इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन जब भी रिएक्ट करेगी तो 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और 2 लीटर अमोनिया बनाएगी। 1 लीटर नाइट्रोजन हमेशा 3 लीटर से रिएक्ट करेगी और 2 लीटर अमोनिया बनाएगी। उससे ही उन्होंने ये बैलेंस इक्वेशन डेवलप करी। तो यही गेल-लुसाक्स लॉ का कहना है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए तो जो भी गैसेस होंगी वो अपने वॉल्यूम्स में रिएक्ट करेंगी और उनके वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यही है गेल-लुसाक्स लॉ का कहना। बात समझ में आ रही है? ऐसी ये रिएक्शन उन्होंने, अगर गैसेस ये बदल भी दी जाए, अगर कोई गैस और ले लीजिए H2 प्लस Cl2 गैस से बना 2HCl गैस, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, यहां ले रहा हूं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मैं 20 लीटर हाइड्रोजन लेता हूं तो उसके लिए मुझे 20 लीटर ही क्लोरीन लगती है, तब जाके 40 लीटर HCl गैस बनती है। 40 लीटर HCl गैस बनती है। और इसी तरीके से अगर वो 30 लीटर लेते हैं तो 30 लीटर इनको हाइड्रोजन क्लोरीन गैस लेनी पड़ती है, और उससे 60 लीटर HCl गैस बनती है। अब इन्होंने अगर इसको 10 लीटर लिया होता तो इसका भी 10 लीटर लगता और यहाँ पर 20 लीटर बनता। और इसी तरीके से अगर इन्होंने 40 लीटर लिया होता तो 40 लीटर क्लोरीन गैस के भी लग रहे थे और उससे 80 लीटर HCl गैस बन रहा था। तो जब भी देखा तो रेशियो क्या आया, अगर इसका हम रेशियो निकाले, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाले तो 1 वो रेशियो आ रहा था 1:1:2 का रेशियो आ रहा था। क्या कहा? 1:1:2 का रेशियो। तो यही ये देखा कि इसको रिएक्ट करवाएंगे तो 1 लीटर हाइड्रोजन हमेशा 1 लीटर क्लोरीन से रिएक्ट करेगी और 2 लीटर HCl गैस बनाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं जिनमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक गैस का जो रेशियो रहेगा वो सिंपल ही रहेगा, H2। ठीक है। इसी तरीके से CH4 plus O2 gives out CO2 plus H2O, ये रिएक्शन भी हो सकती है। बात सही है? तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1:2:1:2, ये रेशियो हो गया। यहां पर रेशियो क्या हो गया? तो ध्यान से देखिए, अगर इसको 2 कर दें तो ये 2 करना पड़ेगा, तो ये रेशियो क्या आ गया? 2:1:2। मतलब हाइड्रोजन का हमेशा 2 लीटर 1 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 2 लीटर वाटर बनाएगा, वेपर बनाएगा मतलब। और अगर मीथेन का 1 लीटर रिएक्ट करना है तो वो 2 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 1 लीटर वाटर वेपर बनाएगा। यही कहना है गेल-लुसाक्स लॉ का। तो ये रहा स्टेटमेंट गेल-लुसाक्स लॉ का। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है गेल-लुसाक्स लॉ पर। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन ये लिखी हुई है, प्रोपेन C3H8 को हम लोग प्रोपेन कहते हैं, इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन।
प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबस्शन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बर्न कंबस्शन मतलब जला रहे हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप जला रहे हैं तो आपको दो ही प्रोडक्ट ऑलवेज मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। प्रोडक्ट फिक्स है तो रिएक्शन लिखना आसान है, चाहे यहाँ पर प्रोपेन हो जाए, चाहे मीथेन हो जाए, चाहे ब्यूटेन हो जाए, चाहे इथेन हो जाए, चाहे ब्यूटेन हो जाए, तो ये सभी हाइड्रोकार्बन है और इनके कंबस्शन से हमेशा CO2 और H2O ही। ये भी गैस है, 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 और ये भी H2O लिक्विड होता है, क्यों होता है, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज होती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, उस एनर्जी रिलीज की वजह से इसके वाटर वेपर बनते हैं, लिक्विड फॉर्म नहीं है, इसलिए हम गैसेस में ही कंसिडर करेंगे इसको। तो जब भी आप गेल-लुसाइस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस को करें तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपकी रिएक्शन जो होनी चाहिए वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस रिएक्शन पर ही आप स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं या मोल, ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आगे नंबर्स लिखे हैं ये इनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इनके वॉल्यूम का रेशियो है। आप ये समझिए गेल-लुसाइस लॉ का यही था, वॉल्यूम का रेशियो है। क्या कहने का मतलब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन का 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 3 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है और 4 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के बनाता है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये सिंपल रेशियो है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो 5 सेंटीमीटर ये लेना पड़ेगा, उसे ये बनेगा और ये बनेगा। अब अमाउंट आप चाहे जितना ले लीजिए, किसका भी ले लीजिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे हैं अगर ऑक्सीजन का अमाउंट 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लें तो जब 5 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो प्रोपेन कितना लगता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना है। 5 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो कितना लगता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। रिएक्शन आपको ये जो नंबर्स हैं ये आपको बताएंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, कि क्या अमाउंट लेंगे तो दूसरे का क्या अमाउंट लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट में क्या अमाउंट बनेगा, ये बताता है। तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब जब लेते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन लेते हैं। तो जब 100 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो प्रोपेन कितना लेंगे, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x सेंटीमीटर क्यूब हम लेंगे। तो कुछ करना नहीं है, बस अपॉन कर देना है 1/x 5/100। ठीक है, ये कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 100 और x इज इक्वल्स टू 100/5 और वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रोपेन कितना लेना पड़ेगा आपको, 20 सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं कि जब 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन ले रहे थे तो 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा भाई। रिएक्शन तो ये कह रही है अगर 5 लेते हो तो 3 बनता है। अब आप लीजिए चाहे जितना, इसी के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा, इसी रेशियो में लेना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो 3 सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड बना। 100 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो इसको भी मान लीजिए x, आपने मान लिया x, तो आप निकाल लेंगे, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा नहीं, लेकिन अगर हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे। 5/100 इज इक्वल्स टू 3/x। तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 300 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5 और वो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब आपको प्रोपेन लेना पड़ेगा और 60 सेंटीमीटर क्यूब आपका बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस जो रेशियो है गिवन वही आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको। आपने देखे गेल-लुसाइस लॉ से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके, प्रेशर जो होता है टेम्परेचर डायरेक्टली। कैसे, जैसे आप गैस टायर्स में हवा भराते हैं, टायर्स का वॉल्यूम है फिक्स, ठीक है, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ही भरी जा सकती है। तो जैसे आपने गैस भर दी, अब जब टायर गाड़ी चलेगी तो टायर के क्या होगा, टायर सरफेस, रोड के सरफेस के साथ क्या होगा, टायर में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है,
टायर्स में भरी गई गैसेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है गैस का? गैस का प्रेशर होता है कि जिस भी कंटेनर में गैसेस भरी गई हैं, जिस भी टेम्परेचर में गैस को जिस भी कंटेनर में आपने गैस को भरा हुआ है उसके वॉल से वो टकराते हैं, उसके वॉल से टकराते हैं, उसके वॉल से टकराते हैं, उसके वॉल पर के एरिया पर फोर्स लगाते हैं और उसी लगाए गए फोर्स से जनरेट होता है प्रेशर। तो जितना ज्यादा तेजी से टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। जितना ज्यादा तेजी से कब टकराएंगे? जब जितना ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे। गैसेस का रैंडम मोशन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टेम्परेचर से। काइनेटिक एनर्जी गैसेस की जितनी ज्यादा होगी, कब होगी? जब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगी। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा रैंडम मोशन, जितना ज्यादा रैंडम मोशन उतना ज्यादा कंटेनर की वॉल से टकराव, और जितना ज्यादा टकराव उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर। और अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर जब ज्यादा होगा गैसेस टकराएंगी तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा गैस उसमें भर रखा है तो गैसेस का प्रेशर एक सेफ्टी लिमिट से भी जब ज्यादा हो जाएगा तो इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि वो जो टायर होता है वो फट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गेल-ल्यूसेक्स लॉ का यही एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आज ये वीडियो आप तक बहुत बेहतरीन ढंग से मैं पहुंचा पाया हूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग से अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, उनको बताइए कि ये पर्टिकुलर चैनल है जहां पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड अमेजिंग से अमेजिंग लेक्चर प्रोवाइड करे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर